जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 9 हेल्थ केयर यूनिट 1 करने वाले हैं। तो जो बच्चे 2027 में क्लास 9 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी से तैयारी में आप लोग लग जाए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट पेपर यानी कि कंप्लीट पुस्तक के साथ साथ कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले यूनिट 1 में हमें पढ़ना है शरीर के अंगों की पहचान। तो आप सभी को पहले से भी इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होंगे। तो आइए देखते हैं शरीर रचना विज्ञान क्या कहता है। शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत में क्या होता है? तो शरीर की संरचनाओं और अन्य विभिन्न अंगों के संबंध सहित व्यवहारों के विज्ञान को शरीर विज्ञान रचना विज्ञान के रूप में जाना जाता है। वहीं बच्चों, इन रचनाओं के ज्ञान के लिए शरीर के कार्यों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर रचना विज्ञान का विषय सकल शरीर रचना विज्ञान और सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान में उप विभाजित किया गया है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, सकल शरीर रचना विज्ञान उन संरचनाओं का अध्ययन है जो खुली आंखों से किसी सहायता के बिना देखी जा सकती है। सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान उत्तक के अध्ययन और कोशिका विज्ञान कोशिका के अध्ययन सहित एक सूक्ष्म स्तर पर संरचनाओं का अध्ययन है। तो शरीर रचना विज्ञान में आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से आप लोग को तैयारी करना है, और अभी हम इसके बारे में पूरे बारीकी से जानेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो कहता है कि शरीर क्रिया विज्ञान क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, शरीर के समान कार्यों को स्पष्ट करने और एकल इकाई के रूप में विभिन्न अंगों के मिलाकर कार्य करने और प्रणालियों के कार्य करने के तरीके बताने के विज्ञान को शरीर क्रिया विज्ञान कहा जाता है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर क्रिया विज्ञान सामान्य मानव या मानव ऊतकों या अंगों के आंतरिक भौतिक और जैव रासायनिक कार्यों का विज्ञान है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन के निकट संबंधित क्षेत्र है। शरीर रचना विज्ञान संरचना का अध्ययन और शरीर क्रिया विज्ञान कार्य का अध्ययन। रोगावस्था में शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन में किस प्रकार बदलाव आता है। इसके अलावा इसका अध्ययन विकृति शरीर क्रिया विज्ञान अथवा पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। तो शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में भी आप लोग को जानकारी हो गया होगा। और जहाँ भी आप लोग को थोड़ा भी प्रॉब्लम हो, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। साथ ही वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेंगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, शरीर रचना विज्ञान में निम्नलिखित विषय शामिल है, जैसे कि ऊतक विज्ञान। तो ऊतक विज्ञान जो है मेरे प्यारे बच्चों, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। वहीं कोशिका विज्ञान के तहत में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। मांसपेशी विज्ञान के अंतर्गत में मांसपेशियाँ अध्ययन किया जाता है। अस्थि विज्ञान में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। संधि विज्ञान में जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका विज्ञान में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। और आंत विज्ञान में आंत के अंगों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग बारीकी से जितना ज़्यादा हो सके पढ़े, और साथ ही नोट्स भी बना सकते हैं। ये यूनिट 1 चल रहा है, और ये सारे बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जैक बोर्ड, CBSE, चाहे किसी भी भारत के किसी भी राज्य से हमारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, संरचनात्मक शब्दावली को अवसर शरीर संरचनाओं के सापेक्ष स्थान को प्रकट करने के लिए चुना जाता है, और मानव शरीर रचना को इस प्रकार निम्नलिखित अनुसार वर्णित किया जा सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो मीडियन लाइन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो मीडियन लाइन जो है वो सेंट्रल प्लेन जो दो हिस्सों अर्थात दाएं और बाएं में शरीर को विभाजित करता है। मीडियल क्या होता है? तो मीडियल जो होता है मध्यिका रेखा के नज़दीक होता है। वहीं लेटरल क्या होता है? तो मध्यिका रेखा से दूर होता है। एंटीरियर किसे कहते हैं? तो शरीर के सामने की सतह की ओर, या वेंट्रल उधर भी कहा जाता है। पोस्टीरियर क्या होता है? तो शरीर के पीछे की सतह की ओर, या ड्रोशल पृष्ठीय भी कहा जाता है। वहीं मेरे पास जो सुपीरियर क्या होता है? तो ये सिर के नज़दीक है, या क्रेनियल कपाल भी कहा जाता है। इंफीरियर क्या होता है? तो ये होता है पैर के नज़दीक है, या कॉन्डल दुम भी कहा जाता है। प्रॉक्सिमल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो होता है स्थिति जो शरीर के कंधे से करीब होते हैं उसे प्रॉक्सिमल कहा जाता है। डिस्टल क्या होता है? तो स्थिति जो शरीर के कंधों से आगे होते हैं उसे डिस्टल कहते हैं। सुपरफिशियल क्या होता है? तो त्वचा और सतह के नज़दीक के भाग को सुपरफिशियल कहते हैं। डीप किसे कहा जाता है? तो त्वचा और सतह से गहरा होता है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और एक बार अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और जितने भी ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे, क्योंकि ये आप लोग का जो पढ़ाया जा रहा है पुस्तिका से पढ़ाया जा रहा है। ये आप लोग का यूनिट 1 है। सामान्य गति के बारे में बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो शरीर के प्रत्येक भाग आपस में और शरीर के प्लेन के संबंध में गति करते हैं, और इन आवागमनों को नियमानुसार समान रूप में वर्णित किया जा सकता है। बल यानी कि फ्लेक्सियन आवागमन, जिसमें शरीर के हिस्से के बीच कोण कम हो जाता है।
विस्तार आवागमन, जिसमें शरीर के हिस्से के बीच कोण बढ़ जाता है। गति की हानि, यानी कि जो शरीर या अंग के मध्य रेखा से एक संरचना को दूर खींचती है। गति का अभिवर्तन मतलब होता है जो शरीर या अंग के मध्य रेखा की दिशा में एक संरचना खींचती है। तो ये समान गतियाँ होती है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आंतरिक रोटेशन क्या होता है, यानी कि औसत दर्जे का रोटेशन, जो शरीर के केंद्र की ओर रोटेशन के लिए संदर्भित करती है। जबकि बाहरी रोटेशन क्या होता है, यानी कि पार्श्व रोटेशन शरीर के केंद्र से दूर रोटेशन के लिए संदर्भित करती है। ऊंचाई के बारे में बात कर लेते हैं तो एक ऊपरी दिशा में आवागमन करने के लिए संदर्भित करती है। डिप्रेशन एक निचली दिशा में आवागमन करने के लिए संदर्भित करती है। अब हम बात करने वाले शरीर के घटक के बारे में। तो मानव शरीर को विभिन्न स्तरों में संगठित किया जाता है, जो बहुत छोटे और बुनियादी स्तर पर शुरू होते हैं और संपूर्ण शरीर संरचना के लिए एक साथ कार्य करते हैं, जिनके विभिन्न हिस्से एक ताल मेल में कार्य करते हैं। इसे बुनियादी से लेकर बहुत जटिल कार्य तक के लिए सीढ़ी के एक प्रकार के रूप में देखा जा सकता है। सरलतम स्तर पर शरीर परमाणु से मिलकर बना हुआ है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक पॉइंट जो यूनिट का है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। कोशिका के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। कोशिका यानी कि सेल, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कब किया गया था, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो शरीर की संरचना की बुनियादी इकाई कोशिका है और यह एक दीवार की एक ईंट की तरह है। सभी कोशिकाओं को जीने और कार्य करने के लिए भोजन, पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कोशिकाएं भोजन और ऑक्सीजन के उपयोग या उपापचय के जरिए CO2 और अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करती है। कोशिका में कोशिका झिल्ली शामिल है, जो इसका बाहरी कवर है। यह कोशिका को बनाए रखता है और यह अपने आकार को स्थिर रखने में मदद करता है। तो कोशिका के बारे में आप लोग अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 8 में भी इसके बारे में फर्स्ट यूनिट में बताया गया साइंस में। वही मेरे प्यारे बच्चों, नाभिक नियंत्रण केंद्र है, जो यह कोशिकाओं की गतिविधियों को निर्देश करता है या फिर निर्देश देता है। साइटोप्लाज्मा, जो कि कोशिका द्रव नाभिका के चारों ओर से घिरे होता है। अंगिकाएँ ऐसी संरचनाएं जो साइटोप्लाज्मा यानी कि कोशिका द्रव में निलंबित है। वहीं प्रोटोप्लाज्मा सभी संरचनाओं, पदार्थ और कोशिकाओं के अंदर पानी को दर्शाता है। तो कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे कोशिका का कार्य जो है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वसन। वसन क्या होता है, सभी कोशिकाओं को भोजन के उपापचय के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ग्रहण करने और आत्मसात करना, यानी कि कोशिकाएँ अपनी संरचना के लिए आसपास के तरह पदार्थ, रसायनों का चयन करने में सक्षम होती है। वृद्धि और मरम्मत, तो कोशिकाएं नए साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव या संश्लेषण कर सकती है ताकि वृद्धि और टूटे हुए बाहरी हिस्सों की मरम्मत कर सके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेल्स का यहाँ पे पूरा डायग्राम दिया गया। एक समान मानव कोशिका है ये, और जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, जहाँ वसन होता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है, और न्यूक्लियोलस राइबोसोम स्थान जहाँ प्रोटीन संश्लेषित होता है। साइटोप्लाज्मा कोशिका के अंदर जैसे तरल पदार्थ होते हैं। तो सारा यहाँ पे बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इंग्लिश में भी इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। वहीं देख सकते हैं परमाणु झिल्ली, यहाँ पे परमाणु झिल्ली को आप लोग देख सकते हैं। न्यूक्लियरा DNA क्रोमेटन के किस्में भीतर नाभिक में होती है, और गोल्जी एपरेट्स, इसके अलावा कोशिका झिल्ली, सेंट्रियोलस और एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, और जहाँ भी आप लोग को दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। उत्सर्जन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो उत्सर्जन जो होता है, अपशिष्ट व उत्पाद आसपास के ऊतकों में निकलते हैं, जिन्हें अंगों के माध्यम से रक्त द्वारा शरीर से बाहर ले आया जाता है। चिड़चिड़ापन और गतिविधि, तो कोशिकाएं उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। उदाहरण के लिए सिकुड़ने या आराम करने से एक मांसपेशी में उत्तेजना का कारण बनता है। चयापचय, यानी कि कोशिकाएं ईंधन के रूप में भोजन को तोड़ने और उपयोग करने में सक्षम है। प्रजनन के बारे में आप लोग को पता ही है कि कोशिकाएं सरल विभाजन द्वारा प्रजनन करती है, किंतु कुछ कोशिकाओं को एक बार टूटने देने पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। तो ये जो पॉइंट था कोशिका तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से यूनिट 2 में जो है जाने से पहले उत्तक जो है उसके बारे में भी देख लेंगे। तो उत्तक के बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं। टिश्यूज यानी उत्तक समान कोशिकाओं के समूह है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, जो एक समान कार्य करते हैं। मानव शरीर में उत्तक की 4 श्रेणियाँ हैं: उपकला, संयोजी, तंत्रिका और मांसपेशियाँ। तो प्रकार में उपकला जो होता है, इसका कार्य क्या, संरक्षण करना। उदाहरण त्वचा। आगे देख सकते हैं संयोजी, तो संयोजी संयोजन होता है हड्डी। मांसपेशी तो आवागमन और कंकाल। तंत्रिका संचार और मस्तिष्क। तो पहला जो हमारा टॉपिक था वो है उपकला, यानी कि उपकला उत्तक। उपकला उत्तक जो होता है, इस उत्तक में शरीर के सतहें और लाइनों में इसके एक कैविटी को शामिल किया गया है। कुछ विशेष प्रकार से ग्रंथियाँ बनती है।
उपकला ऊतक के कार्यों में शामिल है, जैसे कि संरचना, अवशोषण, स्राव, उत्सर्जन, सतही परिवहन, संवेदी जानकारी जैसे स्पर्श, गर्मी, सर्दी, दर्द को ग्रहण करना। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं कि एक ग्रंथि, यानी कि एक ग्रंथि में पदार्थों का उत्पादन और निर्वहन करने के लिए विशेष एक या एक से अधिक उपकला यानी कि एपिथेलिया कोशिकाएं हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नालिकाएं या ट्यूब नहीं होती है और खून में सीधे हार्मोन स्रावित करती है। उदाहरण के लिए प्यूटरी ग्रंथि, बहिर्स्रावित ग्रंथियां उदाहरण के लिए लार और पसीने की ग्रंथियों के माध्यम से अपने स्राव जारी करती है। तो पहला था हमारा उपकला ग्रंथि। दूसरा जो हमारा है वो संयोजी ऊतक। तो देख सकते हैं संयोजी ऊतक यह ऊतक एक साथ शरीर के अन्य ऊतकों से जोड़ता है, शरीर का संयोजन और अंतर निहित अंगों की रक्षा करता है। वहीं कुछ प्रमुख प्रकार भी है, तो जैसे कि साधारण संयोजी ऊतक, सब क्यूटेनिशियस ऊतक और कोलेजन सिर्फ त्वचा के नीचे, वसा ऊतक यानी कि वसा भंडार, कार्टिलेज यानी कि जोड़ों की रक्षा करता है और कोमल ऊतकों का समर्थन करता है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हमारा दो और है ऊतक, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। अभी आज का जो हमारा यूनिट 1 का क्लास में आज हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, और दूसरा जो हमारा मांसपेशी और तंत्रिका है उसके बारे में हम विस्तार से फिर आगे पढ़ेंगे। इसके बाद और भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारा विषय है उसको भी हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे। 2027 फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए यह चैप्टर आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और सारे चैप्टर को हम बारीकी से करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।